नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 9वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक एंड स्क्रीन पे, तथा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आँख की किरकिरी का 9वां अध्याय। बहुत दिनों के बाद अचानक महेंद्र को आते देख एक और तो अन्नपूर्णा गदगद हो गई और दूसरी ओर उन्हें यह शंका हुई कि शायद आशा की माँ से फिर कुछ चकचक हो गई है क्या। महेंद्र उसी की शिकायत पर दिलासा देने आया है। छुटपन से ही तो महेंद्र मुसीबत पड़ने पर अपनी चाची की ही शरण में जाता रहा। कभी किसी पर उसे गुस्सा आया तो चाची उसे शांत कर दिए, और कभी उसे कोई तकलीफ हुई तो चाची ने धीरज से सहने की नसीहत दी। लेकिन विवाह के बाद से जो सबसे बड़े संकट महेंद्र पर आ पड़ा, उसके प्रतिकार की कोशिश तो दूर रही, सांत्वना देने तक में असमर्थ रही। इसके बारे में जब वह यह समझ गई कि चाहे जैसे भी वह हाथ डाले घर की अशांति दुगनी हो जाएगी, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। बीमार बच्चा जब पानी के लिए चीखता रोता है और पानी देने की मनाही होती है तो दुखिया माँ जैसे दूसरे कमरे में चली जाती है। अन्नपूर्णा ठीक वैसे ही काशी चली आई थी। सुदूर तीर्थ में रहकर धर्म कर्म में ध्यान मन लगाकर दीन दुखियों को कुछ भुलाया था। महेंद्र क्या फिर उन्हीं झगड़े झंझटों की चर्चा से उनके छिपे घाव पर चोट करने आया है? लेकिन महेंद्र ने आशा के संबंध में अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की। फिर तो उनकी शंका दूसरी ओर बढ़ी। जिस महेंद्र के लिए आशा को छोड़कर कॉलेज तक जाना गवारा ना था, पर चाची की खोज खबर लेने काशी कैसे आ पहुंचा, तो क्या आशा के प्रति उसका आकर्षण ढीला पड़ रहा है? उन्होंने पूछा। मेरे सिर की कसम महेंद्र, ठीक ठीक बताना, चुन्नी कैसी है? वह तो मज़े में है चाची। आजकल वह करती क्या है बेटे? तुम लोग अभी तक वैसे ही बच्चों जैसे घर गृहस्थी का ध्यान रखते हो? अब बचपना तो बिल्कुल बंद है चाची। सारे झंझटों की जड़ तो किताब थी चारूपाठ, वह जाने कहाँ गायब हो गई, अब ढूंढे भी नहीं मिलती कहीं। और बिहारी क्या कर रहा है? अपना जो काम है उसे छोड़कर वह सब कुछ कर रहा है। पटवारी गुमाश्ते उसकी जायदाद की देखभाल करते हैं। वे क्या देखभाल करते हैं खुदा जाने। बिहारी का हमेशा तो यही हाल रहा है, उसका अपना काम दूसरे लोग देखते हैं और दूसरों का काम वह खुद देखता है। क्यों, विवाह नहीं करेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अन्नपूर्णा को अंतर के गोपन स्थान में चोट सी लगी। महेंद्र ने कभी मजाक से कभी गंभीर होकर अपनी गृहस्थी का मौजूदा हाल उन्हें सुनाया। केवल विनोदिनी का कोई जिक्र उसने नहीं किया। कॉलेज अभी खुला था। महेंद्र के ज़्यादा दिन काशी में रहने की गुंजाइश न थी, लेकिन सख्त बीमारी के बाद अच्छी आबोहवा में सेहत सुधारने की जो तृप्ति होती है, काशी में अन्नपूर्णा के पास महेंद्र को हर रोज उसी तृप्ति का अनुभव हो रहा था। लिहाजा दिन बीतने लगे। अपने आप ही से विरोध की जो स्थिति हो गई थी वह मिट गई। इन कई दिनों तक धर्म प्राण अन्नपूर्णा के साथ रहकर दुनियादारी के फर्ज ऐसे सहज और सुख देने वाले लगे कि महेंद्र को उनके हवा लगने की पिछली बात हंसी उड़ाने जैसी लगी। उसे लगा विनोदिनी कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी वह साफ साफ याद नहीं कर पाता। आखिरकार बड़ी दृढ़ता से महेंद्र मनी मन बोला, आशा का को मेरे हृदय से बाल भर भी खिसका सके ऐसा तो मैं किसी को कहीं भी नहीं देख पाता। उसने अन्नपूर्णा से कहा, चाची मेरे कॉलेज का हर्जा हो रहा है, अब इस बार तो मैं चलूं? तुम संसार की माया छोड़कर यहाँ आ बसी अकेले में, फिर भी अनुमति दो कि बीच बीच में तुम्हारे चरणों की धूल ले जाया करूं। काशी से लौटकर महेंद्र ने आशा को जब मौसी के भेजे गए सप्रेम उपहार, एक सिंदूर की डिबिया और सफ़ेद पत्थर का एक लोटा दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी का वह स्नेहमय धीरज और उन पर अपनी तथा सास की फजीहतों की बात याद आते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने महेंद्र से कहा, बड़ी इच्छा हो रही थी कि एक बार मैं भी काशी जाऊं और मौसी की क्षमा तथा चरणों की धूल ले आऊं। क्या यह मुमकिन नहीं? महेंद्र ने आशा के मन की पीड़ा को समझा और इस बात पर राजी भी हुआ कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास जाए। लेकिन फिर अपनी पढ़ाई का हर्ज करके खुद उसे काशी ले जाने में उसे हिचक होने लगी। आशा ने कहा, मेरी बड़ी चाची जी तो जल्दी ही काशी जाने वाली हैं, उनके साथ चली जाऊं तो क्या हर्ज है? महेंद्र ने जाकर राजलक्ष्मी से कहा, माँ, बहू एक बार चाची से मिलने के लिए काशी जाना चाहती है। राजलक्ष्मी ने व्यंग से कहा, बहू जाना चाहती है तो जरूर जाए, जाओ उन्हें भी ले जाओ। बिहारी राजलक्ष्मी से मिलने आया तो वह बोली, अरे बिहारी, सुना तूने, अपनी बहू काशी जा रही है। बिहारी,
क्या कह रही हो माँ? महेंद्र भैया फिर पढ़ाई हर्ज करके जाएंगे? अरे ना, महेंद्र क्यों जाएंगे, महेंद्र यहीं रहेंगे, बहू अपने बड़े चाचा के साथ जाएगी। बिहारी भीतर ही भीतर परेशान हुआ। वह सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है? महेंद्र काशी गया तो आशा यहाँ रही और वह लौटा, और अब आशा क्या काशी जा रही है? दोनों में कुछ ऐसा हुआ है। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? दोस्त होकर भी हम इसका प्रतिकार नहीं कर सकते, दूर से खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। माता के व्यवहार से बड़ा ही कुड़कर महेंद्र अपने कमरे में आ बैठा। विनोदिनी ने इस बीच महेंद्र से भेंट नहीं की, सो आशा उसे बगल के कमरे से यहाँ ले आने के लिए अनुरोध कर रही थी। ऐसे में बिहारी आया। उसने महेंद्र से पूछा, आशा भाभी का काशी जाना तय हुआ है? महेंद्र, क्यों ना हो, कोई अड़चन है? बिहारी, अड़चन की बात कौन कह रहा है, मगर अचानक तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? महेंद्र, अपनी मौसी को देखने की इच्छा। प्रदेश में रहने वाले आदमी के लिए व्याकुलता मानव चरित्र में ही तो होती है, और तुम जा रहे हो? पूछते ही महेंद्र के दिमाग में आया, बड़े चाचा के साथ भेजना ठीक नहीं। बिहारी इसी बात पर कहने आया है। ज़्यादा बोलचाल से कहीं गुस्सा न फट पड़े, इसलिए उसने संक्षेप में कहा, नहीं। बिहारी महेंद्र को पहचानता था, वह नाराज है, यह बिहारी से छिपा ना था। वह यह भी जानता था कि उसने जीत पकड़ ली तो टस से मस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने फिर उसके जाने का जिक्र ही नहीं किया। सोचा, बेचारी आशा, अगर जी में कोई पीर ही छिपाई जाती है तो विनोदिनी के साथ जाने से उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसने धीरे से कहा, उसके साथ विनोद भाभी जाए तो अच्छा ना रहेगा। महेंद्र चीख उठा, बिहारी, अपने मन की बात खोलकर ही कहो, मेरे साथ टेढ़े टेढ़े चलने की क्या जरूरत? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें शुभा है कि मैं विनोदिनी को प्यार करता हूँ, गलत है। प्यार मैं नहीं करता, मुझे बचाने के लिए पहरा देते फिरने की जरूरत नहीं, अपने को संभालो। जहाँ काफ़ी दर्द हो वहाँ अगर कोई बेरहमी के साथ पाँव से मसल डाले तो चोट खाया हुआ आदमी चोट करने वाले पर जिस तरह बिना कुछ विचारे टूटने पड़ता है, उसी तरह रुद्ध गले से बदरंग चौपड़ा चेहरा लिए बिहारी कुर्सी से उठकर महेंद्र की ओर लपका। सहसा रुककर किसी तरह बोल पाया, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, मैं चला। लड़खड़ाता हुआ वह कमरे से निकल गया। बगल के कमरे से विनोदिनी झपट आई। बिहारी बाबू, दीवार का सहारा लिए हंसने की कोशिश करते हुए बिहारी ने कहा, क्या है विनोद भाभी? किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी। बिहारी, नहीं भाभी, यह ना होगा, मैं आरजू करता हूँ, मेरे कहने से कुछ मत करना। मैं यहाँ का कोई नहीं होता, यहाँ की किसी भी बात में मैं दखल नहीं देना चाहता। तुम देवी हो, जो तुम्हें ठीक जचे वही करना, मैं चला। विनोदिनी की नम्रता से नमस्कार करके बिहारी जाने लगा। विनोदिनी बोली, मैं देवी नहीं भाई साहब, सुना तो सही, तुम चल दोगे तो किसी को का भला ना होगा, फिर मुझे दोष मत देना। बिहारी चला गया। महेंद्र ठगा सा बैठा रहा। विनोदिनी बिजली से कटाक्ष करती हुई बगल के कमरे में चली गई, जहाँ आशा मारे शर्म के मरी सी जा रही थी। बिहारी उसे प्यार करता है। महेंद्र के मुंह से ऐसा सुनकर वह मुंह नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उस समय उस पर विनोदिनी की ओर दया न आई। आशा ने अगर निगाह उठाकर देखा होता तो वह डर जाती। सारे संसार पर मानो खून चढ़ाया था विनोदिनी का झूठ। बेशक विनोदिनी का कोई भी प्यार नहीं करता। आवेश में वही जो एक बार महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा था कि मैं नालायक हूँ, उसके बाद जब वह आवेग जाता रहा तो अपने उस अचानक उबल पड़ने की वजह बिहारी से वह सकुचा गया था। उसे लग रहा था उसकी सारी बातें खुल गई। वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता, फिर भी बिहारी का ख्याल है प्यार करता है। जो कुड़न बढ़ रही थी आज अचानक भभक पड़ी। लेकिन बगल के कमरे में विनोदिनी दौड़ती आई और उसने बिहारी को रोकने की कोशिश की, और बिहारी के कहे मुताबिक वह काशी जाने को तैयार भी हो गई। यह सब महेंद्र की कल्पना के बाहर था। इस दृश्य ने महेंद्र को एक चोट पहुंचाकर अभिभूत कर दिया। उसने कहा कि वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता, लेकिन जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसने उसे चैन न लेने दिया। चारों तरफ से उसे बेचैन बनाने लगा। बार बार निरे अफसोस के साथ उसके जी में होने लगा कि विनोदिनी ने मुझे यह कहते सुना कि मैं उसे प्यार नहीं करता। महेंद्र ने सोचा, गलत, मैं विनोदिनी को प्यार नहीं करता, शायद प्यार भी ना करता हूँ, मगर कहना कि नहीं करता हूँ यह और कठिन है। इससे चोट ना पहुँचे ऐसी कौन स्त्री है, इसका प्रतिवाद की गुंजाइश कैसे हो। महेंद्र ने बक्स से निकालकर उसकी तीनों चिट्ठियों को फिर पढ़ा। मन ही मन बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि विनोदिनी मुझे प्यार करती है, मगर कल वह बिहारी के सामने इस तरह क्यों आई? शायद मुझे दिखाने के लिए। मैंने साफ जता दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो फिर किसी मौके से मेरे सामने प्यार को ठुकराए, नहीं तो क्या करे। हो सकता है मुझे इस तरह ठुकराई जाने पर वह बिहारी को प्यार करने लगे।
महेंद्र का क्षोभ इस तरह बढ़ चला, अपनी उतावली से वह आप ही अचरज में पड़ गया। डर उठा और विनोदिनी ने सुन ही लिया तो क्या महेंद्र उसे प्यार नहीं करता? इसमें दोष भी क्या है? आंधी आने पर नाव की जंजीर जैसे लंगर को कसकर पकड़ती है, वैसी अकुलाहट में महेंद्र ने आशा को और भी कसकर पकड़ा। रात को महेंद्र ने आशा का मुंह अपनी छाती से लगाकर पूछा, चुन्नी ठीक बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? आशा सोचने लगी, यह कैसा सवाल? बिहारी के बारे में जो शर्मनाक बात निकली है, क्या उसी से उस पर संदेह की ऐसी छाया? वह शर्म से बोली, छी, आज ये क्या पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, साफ बताओ, मेरे प्यार में कुछ कमी दिखाई दी? उसे सताकर उसका माधुर्य निचोड़ने की नीयत से महेंद्र बोला, फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? आशा, मैं नहीं जाना चाहती, कभी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन चाहा था ना पहले? आशा बहुत दुखी होकर बोली, तुम्हें पता है मैंने क्यों चाहा था? मज़े से रहने के लिए नहीं जाना चाहती थी मैं। सच कहूँ चुन्नी, और किसी से विवाह किया होता तो तुम इससे कहीं ज़्यादा सुखी होती। सुनते ही चौंक कर आशा महेंद्र से छिटक पड़ी और तकिए से मुंह गाड़कर पड़ी रही। कुछ ही क्षण में उसकी रुलाई रोके न रुकी। सांत्वना देने के लिए महेंद्र ने उसे कलेजे से लगाने की कोशिश की, पर आशा तकिए से चिपकी रही। पतिव्रता के ऐसे रूठने में महेंद्र सुख, गर्व और धिक्कार से शुद्ध होने लगा। विनोदिनी सोचने लगी, आखिर ऐसी तोहमत लगाए जाने पर बिहारी ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? उसने झूठा प्रतिवाद भी किया होता तो मानो विनोदिनी को खुशी होती। ठीक ही तो हुआ, महेंद्र ने बिहारी पर ऐसी चोट की, यह उसका पावना ही था। आखिर बिहारी जैसा आदमी आशा को क्यों प्यार करेगा? इस चोट ने बिहारी को दूर जा हटा दिया, मानो वह अच्छा ही हुआ। विनोदिनी निश्चिंत हुई। लेकिन मृत्युबान से बंधे बिहारी का रक्तहीन पीला मुखड़ा विनोदिनी के हर काम में उसके पीछे पीछे घूमता रहा। विनोदिनी के अंदर जो एक सेवापरायण नारी प्रकृति थी, वह कातर चेहरे को देखकर रोने लगी। 2-3 दिन तक वह सभी कामों में अनमनी रही। आखिर उससे ना रहा गया। उसने एक सांत्वना पत्र लिखा, भाई साहब, तुम्हारा जो सूखा चेहरा देखा है, तब से मैं हृदय से यही कामना करती हूँ कि तुम भले चंगे हो जाओ, जैसे तुम थे वैसे हो जाओ। तुम्हारी वह सहज हंसी कब देखूंगी, वह उदार बातें कब सुनूंगी। एक पंक्ति में अपनी कुशल मुझे लिख भेजो। तुम्हारी विनोदिनी भाभी। दरबान मार्फत चिट्ठी उसने बिहारी को भेज दी। बिहारी आशा को प्यार करता है, इस बात को महेंद्र इस रुखाई और इस बेहयाई से जुबान पर ला सकता है? बिहारी ने यह कभी स्वप्न में भी ना सोचा था, क्योंकि उसने खुद भी कभी ऐसी बात दिमाग में नहीं लाई थी। लेकिन बात जब एक बार मुंह से निकल पड़ी, एक बार की मार तो नहीं डाला जा सकता। उसमें सच्चाई का भी जितना था, देखते देखते अंकुरित होने लगा। अब उसने खुद को कसूरवार समझा। मनी मन बोला, मेरा गुस्सा करना तो शोभा नहीं देता। महेंद्र से माफ़ी मांगकर विदा लेनी होगी। उस रोज मैं कुछ इस तरह चलाया मानो महेंद्र दोषी है, मैं विचारक। अपनी यह गलती मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बिहारी समझ रहा था आशा चली गई। एक दिन शाम को वह धीरे धीरे जाकर महेंद्र के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। राजलक्ष्मी के दूर के रिश्ते के मामा साधुचरण पर नजर पड़ी। हाँ, कई दिनों से इधर नहीं आ सका, सब कुशल तो है? साधुचरण ने कुशल कही। बिहारी ने पूछा, भाभी काशी कब गई? साधुचरण ने कहा, कहाँ गई? उनका तो जाना ना हुआ और ना अब होगा। यह सुनकर बिहारी सब कुछ भूलकर अंदर जाने को बेचैन उठा। पहले वह जैसे ग्रहण भाव से खुशी खुशी पर अपनी परिचित सीढ़ियों से अंदर जाया करता था, सबसे हंसता बोलता था, जी में कुछ होता ना था। आज उसकी मनाही थी, दुर्लभ था वह। इसकी याद आते ही उसका मन पागल हो गया। बस एक बार, केवल अंतिम बार इसी तरह अंदर जाकर परिवार के सदस्य सा राजलक्ष्मी से घूंघट निकाले आशा भाभी से 2 बातें मात्र कर लेना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय बन बैठा। साधुचरण ने कहा, अरे अंधेरे में क्यों खड़े हो, अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं चलूं। और वह जल्दी से लौट गया। उसी रात बिहारी पश्चिम की ओर कहीं चला गया। बिहारी घर पर नहीं मिला। दरबान विनोदिनी की चिट्ठी लेकर लौट आया। महेंद्र ड्योढ़ी के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने बताया, महेंद्र ने उसकी चिट्ठी ले ली। एक बार तो जी में आया, चिट्ठी वह विनोदिनी को दे आए। कुछ कहे नहीं, सिर्फ विनोदिनी का लज्जित चेहरा देखा है। उसे इसमें जरा भी शक न था कि खत में लज्जा की बात जरूर है। याद आया कि पहले भी एक बार उसने बिहारी को चिट्ठी भेजी थी। आखिर खत में क्या है, यह जाने बिना मानो उससे रहा ही नहीं गया। उसने अपने आप को समझाया, विनोदिनी उसी की देखरेख में है और उसके भले बुरे की वही जिम्मेदार है। लिहाजा ऐसे संदेह वाले खत को खोलकर देखना वाजिब है। विनोदिनी को गलत रास्ते पर हरगिज नहीं जाने दिया जा सकता। खोलकर महेंद्र ने उस छोटी सी चिट्ठी को पढ़ा। सहज भाषा, इसलिए उसमें मन का सच्चा द्वेग फट पड़ा था। महेंद्र ने उसे बार बार पढ़ा, खूब सोचा,
मगर समझ ही नहीं सका कि विनोदिनी का झुकाव किस तरफ है। उसे रह रहकर यही आशंका होने लगी, चूंकि मैंने यह कहकर उसका अपमान किया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, इसलिए रूठ कर वह अपने मन की ओर तरफ लगाना चाहती है। इसके बाद महेंद्र के लिए धीरज रखना असंभव उठा। जो लड़की अपने आप को उसके हाथों सौंप देने के लिए आई थी, वह महज जरा सी गलती से उसके कब्जे से निकल जाएगी। यह सोचकर महेंद्र भीतर ही भीतर सुलगने लगा। मन में सोचा, विनोदिनी मन ही मन अगर तुझे चाहती है तो उसकी खैर जाने, क्योंकि वह एक जगह बंधी रहेगी। अपने मन का तो मुझे पता है, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकूंगा। वह मुझे निश्चिंत होकर प्यार कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूँ, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं। यदि वह किसी तरफ खिंची तो अनर्थ होगा, यह कौन जानता है। महेंद्र ने निश्चय किया, अपने को प्रकट किए बिना किसी न किसी तरह फिर से विनोदिनी को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। अंदर जाते ही महेंद्र ने देखा, विनोदिनी पीछे में खड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही है और महेंद्र का मन ढाह से जल उठा। बोला, नाहक इंतजार में खड़ी हो, भेंट नहीं होने की। यह लीजिए आपकी चिट्ठी लौट आई, कहकर उसने विनोदिनी की तरफ चिट्ठी फेंक दी। विनोदिनी बोली, खुली क्यों? महेंद्र जवाब दिए बिना ही चला गया। बिहारी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसका कोई जवाब ना दिया, चिट्ठी वापस भेज दी। यह सोचकर विनोदिनी की सारी नसें दब दब करने लगी। उसने चिट्ठी ले जाने वाले दरबान को बुलवा भेजा। वह और कहीं चला गया, ना मिला। चिराग की कोर से जैसे गर्म तेल की बूंद टपक पड़ती है। बंद कमरे में विनोदिनी की दमकती हुई आंखों से आंसू टपक गए। उसने अपनी चिट्ठी के टुकड़े कर डाले और फिर उसे चैन न मिला। स्याही की उन 2-4 लकीरों को भूत और वर्तमान से पहुँच डालने की कतई मनाही कर देने की गुंजाइश क्यों नहीं की। गुस्से में आई मधुमक्खी जिस प्रकार हर सामने पड़ने वाली को काट खाती है, उसी प्रकार शुद्ध विनोदिनी अपने चारों ओर की दुनिया को जला डालने पर आमदा हो गई। मैं जो भी चाहती हूँ उसी में रुकावट, किसी बात में कामयाबी नहीं।